Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology. ओके चैप्टर थर्ड हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा कि इनमें दोनों में ही तीन फेजेस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। दोनों में ही अलग अलग फेजेस आती हैं, अलग अलग तरीके से दोनों में फेज तो सेम है लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग होता है। जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन अगर हम मेल की बात करें तो वो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, जबकि एग फॉर्मेशन फीमेल में बिफोर बर्थ ही स्टार्ट प्रोसेस हो जाती है। और उसके बाद फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड आता है, फर्स्ट रेस्टिंग फेज आता है जो कि 12-13 साल तक चलता है, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाती फीमेल में तब तक। उसके बाद सेकंड रेस्टिंग फेज चलता है जो कि मियोसिस सेकंड में होता है, और वो भी कब तक चलता है, जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, बॉडी में एग और स्पर्म फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने oogenesis पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ना था एक छोटा सा टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ना है, छोटा सा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में बहुत ज़्यादा हमने स्टडी नहीं करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में हम पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ते हैं, उसके बाद हम ओव्यूलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवम या एग सेल, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अलग अलग लेयर्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं, और इन लेयर्स में ही इस तरीके से तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये, तो ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, इसमें छोटे छोटे तो ये पार्ट, इसे कहा जाता है सेल्स ऑफ कोरोना। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, जो कि फीमेल एग में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड cortical granules. This part is dotted structure, cortical granules. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। ये पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होता है इसमें बात करते हैं। तो जो ओवम होता है एक राउंडेड नॉन मोटाइल सेल होता है, स्पर्म मोटाइल सेल होता है, जबकि जो एग होता है नॉन मोटाइल सेल। और इसमें आपको जिस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं, नॉन मोटाइल पार्ट होता है, ये बड़ा होता है, बाकी के बॉडी, पेरेंट की बॉडी के बाकी के जो सेल्स होते हैं उनसे मच बिगर या मच लार्जर ये होता है, और यॉल्क फ्री होता है। यॉल्क फ्री एग जो होता है उसे एलेसिथल कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट टर्म है एलेसिथल। एलेसिथल मीन्स यॉल्क फ्री एग। तो इसके पास अबाउंडेंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम ooप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का नॉर्मली काम करेगी। कोई भी सेंट्रियोल्स ओवम में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और जो ओवम होता है वो पोलैरिटी को शो करता है, ठीक है, पोल्स को शो करता है। 2 पोल इसमें होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल को ये शो करता है। जो साइड जो पोलर बॉडीज होती हैं, जो नॉर्मली जो पोलर बॉडीज होती है उसे एनिमल पोल कहा जाता है एक साइड, और जो उसके ठीक अपोजिट साइड वाला जो पार्ट होगा, अपोजिट साइड को हम क्या बोल देते हैं, वेजिटल पोल कह दिया जाता है। और ओवम 2 एडिशनल कोड में प्रेजेंट रहता है, इनर थिन ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा। और देखो जोना पेलुसिडा और दूसरी बाहर वाली जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। आउटर लेयर तो होती है कोरोना रेडिएटा, और जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर कहते हैं इसे जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा से ये घिरा हुआ रहता है, ये पार्ट होता है जोना पेलुसिडा। तो हमें स्पर्म ये एग के बारे में हमने सिर्फ इतना ही जानना है कि ये पेरेंट की सेल के बाकी सेल से बड़ा होता है। 2 पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, और यॉल्क फ्री होता है, इसलिए इसे एलेसिथल कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट रहती है। आउटर सेल इज नोन एज कोरोना रेडिएटा एंड इनर सेल इज नोन एज जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो अब इसे कहा जाए, ये हमने पढ़ा सेल के बारे में, ठीक है। इसी सेल से आगे या ओवम सेल के बारे में हमने पढ़ा, ओवा के बारे में हमने पढ़ा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन होता है द रिलीज ऑफ अ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यानी कि एग, जो कि हमने एग फॉर्मेशन में या oogenesis में हमने पढ़ा। तो ये क्या होता है, ये एग रिलीज होता है कहाँ से, ओवरी से। तो जब भी ओवरी से एग रिलीज होगा, द रिलीज ऑफ a secondary oocyte यानी कि egg from the ovary is known as ovulation, ठीक है। इसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है, यानी कि ओवरी से एग का रिलीज होना, ठीक है, उसे ओव्यूलेशन कह दिया जाता है। अब ओव्यूलेशन होता कैसे है, टर्जिडिटी होती है, जबकि कुछ कॉन्ट्रैक्शन, कुछ अनस्ट्रिप्ड मसल फाइबर इस फॉलिकल के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हमने जब ओवरी की बात करी थी तो हमने वहाँ पे फॉलिकल की बात करी थी। तो वो फॉलिकल क्या रहते हैं, वो उन फॉलिकल में एक एग मैच्योर होता है। हर मंथ एक एग उसमें मैच्योर होता है, और वो मैच्योर एग ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देता है, रैप्चर कर देता है, और ओवरी से निकल के उसे फैलोपियन ट्यूब के रास्ते उसे आगे को भेज दिया जाता है। किसको, उस एग को। और ओवरी से एग का निकलना ही क्या है, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे को क्या होता है, जो फोर्स लगता है ना, एक फोर्स ऑफ इजेक्शन लगता है, एग कैरी करके लेके आता है फैलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से सिलियरी एक्शन के थ्रू उसको नीचे की तरफ नीचे की तरफ भेजा जाता है, और यहाँ पे सेकंड मियोसिस डिवीजन करता है। हावेवर मेटाफेज में ये सस्पेंडेड हो जाएगा अगर स्पर्म नहीं आया। अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, मेटाफेज से आगे स्टेज बढ़ेगी। नॉर्मली अगर ओव्यूलेशन की बात करें तो एक ओव्यूलेशन एक ऐसी कंडीशन है जो हर मंथ आफ्टर प्यूबर्टी हर मंथ फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, एग ओवरी से। ओवरी में हर मंथ जो मिलियंस ट्रिलियंस अमाउंट में जो एग बने हुए थे, हमने पढ़ा था कि उनका कुछ 60 to 80,000 ही रह जाता है नंबर। तो वो क्या होते हैं, उनमें से एक एग ऐसा होता है जो पर मंथ मैच्योर होता है, और उसके बाद उसे ओवरी से बाहर भेज दिया जाता है। ओवरी से बाहर कहाँ, पहले फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, उसके बाद वो वहाँ पे जो सेल्स होती हैं, अगर स्पर्म मिला तो उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म नहीं है, अगर स्पर्म वहाँ पे नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और सेल वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी, उस एग की वहाँ पे को डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली जो एग होता है वो ओवरी से निकलने के बाद 24 से 48 आवर तक ही सर्वाइव कर पाता है। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन होना भी चाहिए, अगर स्पर्म मिल भी रहा है तो वो तभी तक हो सकता है। कंडीशन है कि स्पर्म एग के रिलीज होने के 24 से 48 आवर तक पहुंच जाए फैलोपियन ट्यूब तक। अगर नहीं पहुंचा तो वहाँ पे स्पर्म और एग दोनों की ही डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी फंक्शन फिर उसका नहीं रह जाता। तो ह्यूमन फीमेल क्या होता है, हर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से ठीक 14 डेज पहले
क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है तो उससे उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14 डेज पहले, एवरेज माना जाता है 14 डेज पहले क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे आगे जब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पूरा इसके बारे में हम जानेंगे कैसे एग का क्या रोल होता है या ओव्यूलेशन का क्या रोल होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है और नॉर्मली फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, जैसे मॉन्की, एप्स, ह्यूमन बींग्स है ना, इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ह्यूमन में, नॉर्मली जो एवरेज माना जाता है 28 डेज के बाद होती है, ऐसा माना जाता है। मीन्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 डेज के बाद एक मैच्योर फीमेल में होने वाली एक प्रोसेस है। ठीक है, और एवरेज लिया गया है 30-35 डेज तक की भी हो सकती है या आफ्टर 30 और 35 डे भी ये हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डेज होते हैं ये वेरी कर सकते हैं। द डेज आर नंबर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ब्लड फ्लो इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये कब से स्टार्ट किया जाता है, जब आपका मेंस्ट्रुअल या जब किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है तो उसके फर्स्ट डे से वो डे काउंट किए जाते हैं। ठीक, 14 डेज, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो 14th डे होगा उस 14 डे में ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट करती है 3 फेज को। ठीक है, तो फर्स्ट फेज इसमें आता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज आता है ल्यूट्रल फेज, ओके, और थर्ड फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। ठीक है, फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं, तो इसमें ये 14 डेज तक चलने वाला फेज होता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। अब ये एज्यूम करके चलते हैं कि कोई एक फीमेल है जिसकी की अभी जिसको एक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी स्टार्ट होने वाली है अभी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए इसमें दो चीजें आती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्की एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। यानी कि मेनोपॉज की कंडीशन फीमेल में तब आती है जब वो 48 से 50 ईयर के आसपास पहुंच जाते हैं, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो उसकी उस कंडीशन को मेनोपॉज कहा जाता है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी भी गर्ल की लाइफ में, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो 13 से 14 ईयर या 11-12 ईयर में जो स्टार्ट होती है उसे कह देते हैं हम मेनार्की। ठीक है, तो हम ये बात करें कि मेनार्की होने वाली है, यानी कि कोई गर्ल है उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट होने वाला है, तो तब क्या होगा, सबसे पहले उसकी बॉडी में 14 दिन तक का फॉलिकुलर फेज चलेगा, यानी कि 14 डेज तक का फॉलिकुलर फेज चलेगा। तो इस फेज में होता क्या क्या है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस फेज में क्या होता है ना, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होती है, एंटीरियर PITUITARY, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो सीक्रेट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जिसे हम FSH कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट करता है एक हार्मोन को जिसे हम FSH कहते हैं। कब, फॉलिकुलर फेज के टाइम पे, फॉलिकुलर फेज के टाइम पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकुलर हैं उनको सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये सेलेक्ट करेगा, इसका काम है सेलेक्ट करने का प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल को। ठीक है, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल सेल को ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है और उन्हें मैच्योर करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है, इन्हें मैच्योरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte इन दिस फॉलिकल, तो इस फॉलिकल में मैच्योर करने की ये कोशिश करता है। ठीक है, मैच्योर करता है। अब इस FSH का एक और काम होता है, एक तो इसने स्टिमुलेट कर दिया, दूसरा इस FSH का एक और काम होता है कि ये फॉलिकुलर सेल को एक हार्मोन के सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन उसे कहा जाता है। ये कहता है कि आप ईस्ट्राडायोल का सीक्रेशन करो, ईस्ट्राडायोल हार्मोन का सीक्रेशन करने के लिए FSH इसे इनिशिएट करता है। अब ईस्ट्राडायोल क्या करता है, ये ईस्ट्राडायोल इसी के सीक्रेशन को, FSH के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, आया ना समझ में। और
दूसरा इसको तो इनिबिट कर देगा, लेकिन दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट कर देता है, दूसरे हार्मोन को सीक्रेट कर देता है, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। देखो है ना इंटरेस्टिंग, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कहता है कि आप वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ये एक प्राइमरी जो ओवेरियन फॉलिकुलर सेल होता है उसे सेलेक्ट करता है एफएसएच, और दूसरा काम इसका ये कि ये एक दूसरे हार्मोन को सीक्रेट करवाता है, जिसे हम बोल देते हैं क्या? ईस्ट्राडायोल। अब ईस्ट्राडायोल क्या करता है? जिसने इसे सीक्रेट करवाया था उसी को कम कर देता है, एफएसएच को कम करके एक नए हार्मोन को सीक्रेट कर देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे कि हम एलएच कहते हैं। अब ये एलएच क्या करता है? ये एलएच इंड्यूस करता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल को कि आप टूट जाओ। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल जो होगा उसे ब्रस्ट आउट कर देता है, ब्रस्ट करने में हेल्प करता है, और कहता है कि आप यहाँ से एग रिलीज करो, क्योंकि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल में ही मैच्योर एग प्रेजेंट रहता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? एग को, जो ये फॉलिकुलर सेल है उसे क्या कर देता है? ब्रस्ट करने में हेल्प करता है, तोड़ने के लिए उसे इनिशिएट करता है, तोड़ने के लिए उसे हेल्प करता है, और वहां से एग रिलीज करवाने में उसे इंड्यूस करता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को इस ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर का ब्रस्ट होके एग का रिलीज होना, यही क्या है? ओव्यूलेशन। और इस पूरी प्रोसेस को लगते हैं 14 डेज। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हो गया, अब क्या करता है ना, ओव्यूलेशन हो गया, अब पॉसिबिलिटी है, मीन्स कि ओव्यूलेशन होने के बाद हमारी बॉडी या फीमेल की बॉडी कुछ इस तरीके से एज्यूम करती है कि अब क्या, जब एग रिलीज हो गया है, अगर ऐसा हुआ कि इस बीच स्पर्म आया, इस बीच फीमेल बॉडी में स्पर्म है या स्पर्म आया, तो उस टाइम क्या होगा? कुछ इस तरीके से बॉडी तैयार होके चलती है। ठीक है, फीमेल बॉडी कुछ इस तरीके से तैयार होकर चलती है कि अगर ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो तब क्या होगा, तब क्या कंडीशन होगी? तो उस टाइम पे ये ईस्ट्राडायोल क्या करता है ना, ईस्ट्राडायोल जो होता है ये स्टिमुलेट करता है किसको? यूट्रस को, यूट्रस को यानी कि वॉर्म को स्टिमुलेट करता है कि आप इम्प्लांटेशन और जो फीटस है उसके नरिशमेंट के लिए रेडी रहो। यानी इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग मिल जाते हैं, तो वहां पे कुछ जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, जायगोट का यूट्रस की वॉल से चिपकना ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन मानी जाती है कि अगर ऐसा हुआ, ओव्यूलेशन तो हो गया, फॉलिकुलर फेज के बाद बॉडी को कुछ ऐसी कंडीशन दे दी जाती है कि फॉलिकुलर फेज तो हो गया, तो अगर ऐसा कुछ हुआ, इस बीच स्पर्म अगर रिलीज हुआ था और ओव्यूलेशन हो गया, तो उस समय तो इम्प्लांटेशन भी करना पड़ेगा, जायगोट रिलीज हो गया है, जायगोट बन गया है, तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को तैयार करने के लिए ईस्ट्राडायोल इंफॉर्मेशन भेजता है, मैसेज भेजता है कि आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो अब इस समय ईस्ट्राडायोल के इन्फ्लुएंस में जो फैलोपियन ट्यूब है और जो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब और जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, वो बहुत मोटी 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 होते जाती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स चलते रहती है। और क्यों? क्योंकि जो जायगोट है वो यहाँ आएगा अल्टीमेटली यूट्रस में ही तो उसे रहना है ना 9 मंथ तक, तो क्योंकि बॉडी तो ऐसे ही मान के चल रही है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम तैयार करते हैं, तो यहाँ पर को इस डेवलपिंग जायगोट के लिए या इस फीटस के लिए एक कुशन जैसा माहौल दिया जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट इन्वायरमेंट दिया जाता है, ताकि जो नया जो बेबी है, जो ग्रोइंग बेबी है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसको किसी भी दिक्कत से बचाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल कुशन की तरह सॉफ्ट ब्लड वेसल्स एक के ऊपर एक चढ़ती ही जाती हैं और इस लाइनिंग को बहुत ज़्यादा थिक बना देती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस तक। ठीक है, ये हो गया फॉलिकुलर फेज में 14 डेज तक ये चलता है। नेक्स्ट फिर आया सेकंड फेज, ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में क्या हो रहा है? अब इस टाइम पे क्या होता है ना, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो अपने पीक पे होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है एक दूसरे हार्मोन के साथ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है? फॉलिकुलर सेल को एक येलो बॉडी बनाने के लिए इनिशिएट करता है या स्टिमुलेट करता है। और वो येलो बॉडी क्या होती है? हमने पहले भी पढ़ा है, येलो बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटल फेज में क्या होता है? ल्यूटल फेज यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाला फेज, क्योंकि यहाँ पे को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, हाई पीक पे प्रेजेंट रहता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ मिलके, जो कि
स्टिमुलेट करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो मास की बॉडी बने या एक येलो मास की बॉडी का फॉर्मेशन हो फॉलिकुलर सेल के थ्रू, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, दूसरे ओवेरियन हार्मोन को सीक्रेट कर देता है। तो वो दूसरा ओवेरियन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये तब हो रहा है जब बॉडी को पता ही नहीं है कि स्पर्म आएगा, स्पर्म आया है या नहीं आया है, ठीक है। वो खुद ही एज्यूम कर रही है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस टाइम पे क्या होगा। तो उस टाइम पे जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। जो कि छोटे से अमाउंट में और थोड़े से अमाउंट में ईस्ट्राडायोल को भी, ठीक है। ईस्ट्राडायोल तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्राडायोल दोनों ही क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, यानी कि जो यूटेरस में एंडोमेट्रियम होती है, जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लाइन है, उसमें क्या करती है, पूरे अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो उस टाइम पे पूरी प्रेगनेंसी तक ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चलता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल अप या डाउन हुआ तो वहाँ पे मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी हार्मोन के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड को कि उन्होंने क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स, एंडोमेट्रियल क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट करती है ताकि डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट मिलता रहे, ठीक है। इसे क्या कह दिया जाता है, इसीलिए ये 10 डेज तक चलने वाली फेज होती है, ठीक है। 10 डेज तक चलती है, इसीलिए इसे सीक्रेटरी फेज या सीक्रेशन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट करती है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये इनहिबिट कर देता है एफएसएच को अब कम कर देता है, क्योंकि अब ना ही एग चाहिए ना ही कुछ और चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो हमने ऐसे काम करना है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट आता है मेंस्ट्रुअल पार्ट। मेंस्ट्रुअल पार्ट, अब मेंस्ट्रुअल पार्ट में क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे अब कितने 14 डेज यहाँ हो गए थे, फर्स्ट 14 डेज यहाँ थे और 10 डेज यहाँ थे, 24 डेज तक ये प्रोसेस चली। अब अचानक से बॉडी को पता चला कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, मतलब इतनी जो मेहनत करी थी वो इसका यूज ही नहीं था, कुछ ये करना ही नहीं था, क्योंकि स्पर्म तो आया ही नहीं था, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो फिर आती है हमारी कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज या इसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ही ये फेज आएगी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये फेज यहीं पे रुक जाएगी, 2 ही फेज यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर द सेकेंडरी oocyte अंडरगोस ऑटोलाइसिस, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो ऑटोलाइसिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या करता है, वो कम हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फिर से रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द रिलीज, और साथ ही साथ ल्यूटिनाइजेशन, मतलब दोनों ही हार्मोन कम हो जाते हैं। रिलीज क्या करेगा वो, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी को भी कम कर देगा, और एलएच ही नहीं होगा तो फिर प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ही तो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट किया है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो अब जैसे ही एलएच में कमी आ जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल में जब कमी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी फॉल हो जाता है, मतलब कि क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही तो था जिसने प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करवाया था। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन अपने आप कम हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया। अब जो ये यूटेरस की जो लाइनिंग थी, ये जो बहुत हार्ड नहीं कहेंगे, बहुत सॉफ्ट लाइनिंग, ब्लड वेसल जो चढ़ गई थी, ये क्या हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने की वजह से ये क्या कर देती है, इन ब्लड वेसल्स को रैप्चर करना, तोड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। रैप्चर हो जाती है और यहाँ से क्या होता है, ब्लड वेसल्स टूटेगा तो ब्लड रिलीज होगा ना, तो क्या करता है, यहाँ पे ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, जो 1 to 5 डेज, 1 to 7 डेज या 3 to 5 डेज जो चलता है, ठीक है। ये हो सकता है 25 डेज के बाद, हो सकता है 28 डेज के बाद, हो सकता है 30 डेज के बाद हो। तो ये तो थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कि 3 फेजेस हमने पढ़े, ठीक है। 3 फेजेस हमने पढ़े, फॉलिकुलर फेज, ल्यूट्रल फेज, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो फॉलिकुलर फेज है वो 14 डेज तक चलता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होती है वो एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करवाती है, या ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट करता है, और जो एफएसएच होता है वो क्या करता है, कुछ प्राइमरी ओवेरियन सेल को सेलेक्ट करता है कि ये मैच्योर होंगे और आगे जाके एग को रिलीज करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे एफएसएच का एक और काम होता है कि ये क्या करता है, ये ईस्ट्राडायोल नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है और ईस्ट्राडायोल क्या कर देता है, एफएसएच के ही सीक्रेशन को थोड़ा कम कर देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जो भी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल हैं उनको कहता है कि अब आप मैच्योर हो गए हो तो आप टूटो और एग को रिलीज कराओ, और जब एग रिलीज होगा टूट के तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद जो एस्ट्राडायोल है ये स्टिमुलेट करता है यूटेरस को कि इम्प्लांटेशन के लिए आप तैयार रहो। अगर इस बीच ऐसा हुआ कि स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस यहाँ पे को तैयार होता है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे को तैयार हो रही होती है। कैसे, एक दूसरे के ऊपर एक ब्लड वेसल्स चढ़ जाती हैं जो कि डेवलपिंग जाइगोट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एक एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं बहुत ही, और सीलियरी मूवमेंट यहाँ पे होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं ताकि जो डेवलपिंग जाइगोट है, अगर ऐसा हुआ तो जो डेवलपिंग जाइगोट है उसे एक बहुत आरामदायक माहौल यहाँ पे को दिया जाए, ठीक है। तो 14 डेज के आसपास ये सारी चीजें चलती हैं। फिर दूसरा अगले 10 डेज के लिए दूसरा फेज आता है ल्यूट्रल फेज। तो ल्यूट्रल फेज में होता क्या है कि जो इस टाइम पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ बहुत टॉप में प्रेजेंट रहता है, बहुत टॉप लेवल इसका होता है। इस टाइम पे ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर सेल को कि आप एक येलो मास की बॉडी बनाओ जिसे कि हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। और जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है इसका काम क्या होगा, क्यों जरूरत पड़ती है इस कॉर्पस ल्यूटियम की, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक दूसरे ओवेरियन हार्मोन को सीक्रेट करता है और वो दूसरा ओवेरियन हार्मोन होता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये सीक्रेट करने का काम करता है और किसके साथ मिलके, थोड़े से अमाउंट में ईस्ट्राडायोल के साथ मिलके। अब ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्राडायोल दोनों क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे लगातार इसको मेंटेन, पूरी प्रेगनेंसी तक, अगर प्रेगनेंसी हुई है तो पूरी प्रेगनेंसी तक इसे मेंटेन करने का ये काम करते हैं। और इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है और प्रॉपर इम्प्लांटेशन करता है फीटस का, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड को कि आप सीक्रेट करो एक फ्लूइड को, फीटस के लिए एक फ्लूइड को सीक्रेट करो, जिसे सीक्रेटरी फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसे क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है, नरिशमेंट उसका करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इनहिबिट कर देता है एफएसएच को, ताकि जिससे कि आगे जाके, क्योंकि एफएसएच का काम तो यही है ना, वो सेलेक्ट कर देता है एक सेल को, एक ओवा को सेलेक्ट कर देता है कि आपने मैच्योर होना है और ब्रस्ट होना है। अब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद तो जरूरत है ही नहीं इसकी, तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये उस टाइम पे क्या कर देगा, एफएसएच को, फर्टिलाइजेशन एज्यूम किया है बॉडी ने कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस टाइम पे ये क्या कर देगा, ये उसको रोक देता है, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इनहिबिट कर देता है एफएसएच के रिलीज होने को, जो कि आगे जाके फॉलिकुलर, एडिशनल फॉलिकुलर सेल को नहीं फॉर्म होने देता है या नहीं डेवलप होने देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज आती है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज इसे कहा जाता है, जो कि क्या करता है, जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे को फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, 4 दिन का नॉर्मली माना जाता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो सेकेंडरी oocyte है वो ऑटोलाइसिस करता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब वो रिलीज हो रहा होता है तो उसे रिलीज करना रोक देता है, ठीक है, उसके रिलीज होने को रोक देता है। और उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है, जैसे ही LH का लेवल कम हुआ, LH के लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल के कम होते ही जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो भी ब्लड में कम हो जाता है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया मीन्स की बॉडी को पता चल गया कि अब यहाँ पे को कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, अब क्या करना है, जितनी भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे थी इसे रैप्चर करना है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ वैसे धीरे धीरे ये भी रैप्चर होनी स्टार्ट हो जाती है और ये लाइनिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है और स्लज ऑफ यानी कि ब्लड वेसल रैप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग टूट जाती है, जिससे कि ब्लड ओज होने लगता है इससे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं। ये हमेशा हर 25 डेज के बाद होता है या 28 डेज में होने वाली ये प्रोसेस है, जो 3 से 5 डेज या 3 to 7 डेज जो ये चलती है एवरी फर्टाइल फीमेल में, ठीक है। हर एक फर्टाइल फीमेल में ये फेज चलता है एवरी मंथ, ठीक है। तो ये हमेशा चलने वाला फेज होता है। तो ये हमारा क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कौन कौन से फेज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है।
आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी में आते हैं, मैटरनल बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस आते हैं, पार्चुरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आई थिंक उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हमारा थर्ड चैप्टर, और हम फोर्थ चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारा एक मेन टॉपिक अगर हम बोलें तो हमारा फर्टिलाइजेशन रह जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि इंसेमिनेशन से लेके पार्चुरेशन तक सारे स्टेप्स को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और ये रिवाइज करना है। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, या आप वैसे भी मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप लेकिन पढ़िए इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।